औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी एरिया से पास हो रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आ जाएं तो देखें कि ये एक एरिया है आपके पास, एरिया है, सर्टेन एरिया है आपके पास। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं आपके पास। ये एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, चार होगा आपके पास, फोर होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही उस एरिया का फ्लक्स होगा आपके पास। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बाय ग्रीक वर्ड फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, फाई आपके पास। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि फाई किसके इक्वल होता है। अब ये देखें डायग्राम से दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो एरिया आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी एक एरिया से पास हो रही होंगी, यही डेफिनेशन है इसकी। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, एरिया ये, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ लगेगा, ई डॉट ए आपके पास आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या कहलाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम आपके पास। ई हमारे पास एफ ओवर क्यू होता है, एफ की न्यूटन आ गई, क्यू की कोलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम आपके पास इसकी यूनिट आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब फ्लक्स की डिफरेंट केसेस में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे आपके पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ जाती है। अब केस नंबर 1 है हमारे पास कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा आपके पास, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब पास होंगी किसी एरिया से। If the surface is placed perpendicular to the electric field line, then maximum electric line of forces are passing through the surface। कि अगर किसी एरिया को परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो मैक्सिमम फ्लक्स वहां से पास होगा। ये देखें डायग्राम में कि आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं आपके पास और ये एरिया हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है ये एरिया, तो इस केस में आपके पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपके पास। अब एक चीज और है कि ये आपके पास एन यूनिट वेक्टर जो है आपके पास के एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल हमारे पास वो बताता है आपके पास इसकी डायरेक्शन को। अब जो नॉर्मल है आपके पास वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है आपके पास। ठीक हो गया, नॉर्मल हमेशा 90 का एंगल बना रहा होता है आपके पास। तो अगर ये इलेक्ट्रिक सरफेस है आपके पास तो ये उसका नॉर्मल बनेगा। ई और एन की डायरेक्शन हमारे पास जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री है आपके पास। ठीक हो गया। अभी ये ऐसे देख लें कि ये हमारे पास सपोज एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और मैंने एरिया को परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये उसके परपेंडिकुलर है। इसका नॉर्मल क्या होगा, ये 90 का एंगल आपके पास जो बनेगा हमारे पास, इसके पास 90 का एंगल जो बनेगा वो ये हमारे पास बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर को आ रही हैं, नॉर्मल भी इधर को है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए आपके पास आ गया। फाई ई क्या कहलाएगा, ई इज इक्वल टू डेल ए कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डेल ए आपके पास। सो मैक्सिमम फ्लक्स कैन बी ऑब्टेन व्हेन वी प्लेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 2 क्या है कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा, कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा। इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल पास थ्रू द सरफेस। सो अगर हम सरफेस एरिया को पैरेलल प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो उस केस में हमारे पास कोई भी फ्लक्स ऑब्टेन नहीं होगा आपके पास। तो जैसे यहाँ देख लें फिर से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये एरिया आपके पास, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपके पास
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये 90 का एंगल बना रही हैं आपके पास, ठीक है। इसका नॉर्म बेसिकली एंगल नॉर्मल के साथ देखते हैं, एरिया के साथ नहीं देखते। इसका नॉर्मल क्या होगा, ये आपके पास इसका नॉर्मल बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, नॉर्मल ये है इसके पास, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फार्मूला में पुट करके देख लें क्या आता है आपके पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए, फाई इज इक्वल टू ई डेल ए कॉस थीटा की जगह थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 आ गया, ई डेल ए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फ्लक्स आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। सो व्हेन वी प्लेस surface parallel to the electric field line then we obtain zero flux, ठीक है। हमारे पास कोई फ्लक्स हमें नहीं, उस वक्त हमें क्या फ्लक्स मिल रहा होता है, जीरो फ्लक्स आपके पास आ रहा होता है। अब ये तो दो केस से, एक पैरेलल था एक परपेंडिकुलर था। अब तीसरा केस है कि व्हेन वेक्टर एरिया ए मेक अ सर्टेन एंगल विद फील्ड लाइंस, कि जब हमारे पास ना कोई तो एरिया पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, उस केस में आपके पास क्या आएगा, फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास। सपोज के हमारे पास ये जो एरिया है, हम ये ना इस तरह है ना इस तरह, आपके पास ये कोई इंक्लाइंड इस तरह कोई 45 का सपोज एंगल बना रहा है आपके पास, तो ये इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा ये हम देखेंगे। यहाँ डायग्राम में देखेंगे ये आपके पास ये एरिया बन रहा है, आपके पास ये एरिया है आपके पास, ये इस डायरेक्शन में आपके पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है और ये आपके पास एरिया बन रहा है आपके पास, ठीक हो गया। इस केस में क्या होगा कि व्हेन वेक्टर एरिया ए इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई बट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती है। मैंने 45 फॉर एग्जांपल लिया, तो ये कोई भी एंगल हो सकता है, 0 और 90 के अलावा कोई भी एंगल आपके पास आ सकता है। सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन, तो इस केस में हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या आएगी आपके पास। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म, ये एरिया बन रहा है, इसको उठा के यहाँ हमने ले लिया, तो ये एरिया बन रहा है, इसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल आपके पास आ गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, ये कोई एंगल थीटा बना रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका आपके पास प्रोजेक्शन यहाँ आ गई ए कॉस थीटा आपके पास। सो फाई क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। Usually the element area is represented by vector area A and whose direction is equal to the normal of the plane। यूजली जो एलिमेंट एरिया होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इक्वल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। एरिया ए की डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ द प्लेन होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल पैचेस ऑफ फ्लैट सरफेस इन टर्म ऑफ ई एंड ए विल बी। अगर हम स्मॉल पैचेस लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर यूजली नॉर्मल और ई की डायरेक्शन एक ही होती है, अगर हम इसी एरिया को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या होंगे, दोनों पैरेलल हमारे पास आ रहे होंगे आपके पास। तो उस केस में आपके पास फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री है, ई डॉट ए, या इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा जब आपके पास ना तो वेक्टर पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा, ई ए कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, जो भी थीटा होगा वो यहाँ हम पुट करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। आपके पास कि एक सरफेस है जिसने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है उस पर, और उस सरफेस का रेडियस क्या है, आर है आपके पास, स्फीयर है एक, उसका रेडियस आर है हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेसेज के लिए देखा है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। तो अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो ये फ्लैट सरफेस, डिफरेंट फ्लैट सरफेस बनेंगे। जैसे ये पैच शो किया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह के छोटे छोटे पैचेस में हम इस होल स्फीयर को डिवाइड कर देंगे। तो इस पैच में यहाँ देखें कि ए और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है आपके पास, ठीक हो गया। सो टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड, स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया, उनके मैग्नीट्यूड क्या है, पहले पैच का एरिया है A1 डेल A1, दूसरे का एरिया डेल A2, तीसरे का डेल A3 अप टू डेल AN। इनके वेक्टर एरियाज क्या आ जाएंगे, वेक्टर एरिया जो डायरेक्शन को शो कराते हैं, इसलिए ये बोल्ड किया हुआ है, डेल A1 डेल A2 डेल A3 अप टू डेल AN आपके पास आ गए।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरिया आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या आ रही हैं? पहले पैच के लिए E1, दूसरे के लिए E2, E3 अप टू En आपके पास। तो फार्मूला ये है फाई इज इक्वल टू EA। पहले पैच के लिए क्या हो जाएगा? फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई 1 क्या आ जाएगा? E1 डेल A1 आपके पास आ गया। दूसरे पैच के लिए क्या आ गया? फाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल A2 आपके पास आ गया। इसी तरह तीसरे के लिए क्या आ गया? E3 डॉट डेल A3 आपके पास आ गया। तो ये उसी तरह हमारे पास ये तीन आ गया अप टू डेल N आपके पास। फाई एन हमारे पास क्या आ गया? फाई एन इज इक्वल टू EN डॉट डेल AN आपके पास आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया? इस स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया और उनके फ्लक्स हमारे पास आ गए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। नेक्स्ट चलते हैं हम के अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अब हमने पूरे जो स्फेयर है, आपको ये वाला जो स्फेयर है, इसको हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं इन पैचेस को जोड़ दूं तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो द टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा? कि फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू फाई एन आपके पास आ जाएगा। तो वो इक्वेशन 1 2 3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू E1 डेल A1, फाई 2 E2 डेल A2, फाई 3 E3 डेल A3 अप टू En डेल AN आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं हटाऊं तो cos थीटा लग जाएगा। E1 डेल A1 cos थीटा, E2 डेल A2 cos थीटा, E3 डेल A3 cos थीटा, En डेल A1 cos थीटा। Here E and A del A for each surface patch are in the same direction। ये देखें कि E और A का ए की जो डायरेक्शन थी वो सेम थी आपके पास। इन तमाम पैचेस में इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनके दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री है तो आपके पास cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो सो दिस इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? थीटा की जगह 0 पुट करते जाएं तो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो E1 डेल A1, E2 डेल A2, E3 डेल A3, En डेल एन आपके पास इस तरह आते जाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ एन है आपके पास 4 की जगह। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम बिकॉज ऑल द पैचेज आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये जो तमाम पैचेज हैं इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी हम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज के करीब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज के दूर ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या था कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज और जो हम जहां से देख रहे हैं उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो अगर इन सब का डिस्टेंस सेम है तो इनकी इंटेंसिटीज भी सेम होंगी। सो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E आपके पास आ गया। तो नेक्स्ट टोटल फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू E। अब E तो सेम आ गया, हमने सेम ले लिया, कॉमन ले लिया। E इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया मीन डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3। इन तमाम पैचेस को अगर हम ऐड करें तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर बन जाएगा। सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या है? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था 1/4 Q ओवर R स्क्वेयर। और टोटल स्फेरिकल स्फीयर सरफेस का एरिया क्या होता है? A इज इक्वल टू 4πr स्क्वेयर। इस इन दोनों फार्मूलाज को ऊपर पुट करें इक्वेशन 7 में तो आपके पास क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 1/4π Q ओवर R स्क्वेयर इंटू 4πr स्क्वेयर आपके पास ये आ गया। अब यहां से 4π और 4π कट गए, R स्क्वेयर और R स्क्वेयर कट गए, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास फ्लक्स का आ गया कि जब कोई चार्ज इनक्लोज किया हुआ था किसी सरफेस ने तो उस केस में फ्लक्स क्या आ गया? फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड क्या कर रहे हैं ये देख के आपको क्या पता लग रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स शेप और ज्योमेट्री। अब स्फीयर है, फ्लैट सरफेस है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इक्वेशन यही बता रही है कि इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम। कि मीडियम कौन सा है? एयर है, कोई और चीज हमने यूज किया है वो, और उसके बाद चार्ज कितना है? चार्ज इनक्लोज इन इट। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज इन इट। कहीं आपके पास न्यूमेरिकल या MCQs पूछा जा सकता है
कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज इन इट आपके पास। तो ये अब हमारे पास आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। वे लास्ट टॉपिक लास्ट में हमारे पास स्फेयर था, वो रेगुलर शेप होती है कि एक कोई शेप होती है। अब ये कोई इरेगुलर शेप है, इसका एक कोना यहाँ से निकला हुआ है, एक यहाँ से निकला हुआ है, इस तरह की कोई शेप है। इसके केस में फ्लक्स क्या होगा, सो इट कैन बी सीन थ्रू द फिगर। अब हम इमेजिन करते हैं इस, ये हमारे पास इरेगुलर शेप है, हमने इमेजिन किया कि हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी स्फेयर आपके पास, क्लोज स्फेयर है आपके पास, इसके अंदर ये जो सर्कल है इसको हमने इमेजिन किया है। अब इट कैन बी सीन थ्रू द फिगर दैट फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज सेम एज दैट ऑफ द स्फेयर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फेयर से पास हो रही है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्फेयर से पास हो रही हैं उतनी इस इरेगुलर शेप से पास हो रही हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं, 6 7 जितनी भी हैं, जितनी इस सर्कल से पास हो रही हैं उतनी इस शेप से भी पास हो रही हैं। इट्स मीन फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और ज्योमेट्री, कि ये ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करता। भाई हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी यही देखा कि इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज इन इट। ये एक इरेगुलर शेप थी, हमने इमेजिन किया कि इसके अंदर एक क्लोज स्फेयर है आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा कि जो क्लोज स्फेयर से पास हो रही हैं वही इस इमेजिनरी सरफेस से भी पास हो रही हैं। सो हमने कंक्लूड क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फ्लक्स है आपके पास वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इरेगुलर शेप है जो भी स्फेयर है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी डिपेंड किस पे करता है, मीडियम और चार्ज पे। सो इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग फ्रॉम स्फेयर एंड इरेगुलर शेप। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो इसको रिवाइज करें, साथ साथ पढ़ते रहें, जो भी आपको मसला है वो डिस्कस कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।